हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों में, सभी में नहीं, रेयर लोगों में क्या हो रहा है, वही जो मैंने बताया था। कईयों को तो देखो बहुत इजीली सूट हो रही है मेडिसिन और ठीक हो रहे हैं। ठीक है। और कुछ जनता में क्या हो रहा है कि मेडिसिन स्टार्ट करते ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था ये सब जरूर होगा। कुछ कुछ परसेंट लोगों में होगा, जिसमें मैं भी हूँ, मुझे भी हुआ था। ठीक है। कि जैसे ही मेडिसिन स्टार्ट की साइकेट्रिस्ट की, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन शुरू। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, मतलब जितना कॉन्स्टिपेशन पहले था उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो फिर पेशेंट सोचता है कि यार मैं मेडिसिन छोड़ दूं। मैंने तो ठीक होने के लिए मेडिसिन स्टार्ट की थी, यहाँ तो मेरा कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ गया। तो अब यार वो देखो, वो तुम्हें ना अपना दिमाग लगा के एक महीना, 2 महीना, 3 महीना मैनेज करना पड़ेगा। मुझे भी यही होता था। तो जैसे ही कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ था, तो पॉटी करने के बाद नीचे इतनी ज्यादा जलन होना। फिर उसके बाद मैं गर्म पानी में बैठता था, सिद्ध बाथ लेता था, कोकोनट ऑयल वगैरह लगाता था। और उसके बाद धीरे धीरे, मतलब तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए ना, तो 2 महीने या 3 महीने कम से कम चाहिए। उसके बाद ये मेडिसिन, अगर अच्छा कॉम्बिनेशन तुम्हें मिला है, तो वो कॉन्स्टिपेशन को तोड़ देगा। ठीक है। उसमें मतलब ये हो जाएगा कि जैसे अभी बिल्कुल फंस जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड आती है, वो इतना जोर लगाना नहीं पड़ेगा, वो इजीली निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए ये तुम्हें सहना पड़ेगा। चाहे पॉटी करने के बाद गर्म पानी में बैठो। ठीक है। नीचे कोई ऑइंटमेंट लगाते रहो। और देखो यार, अगर तुम्हें कॉन्स्टिपेशन से, आईबीएस से बाहर आना है, तो मेडिसिन तो स्टार्ट करनी पड़ेगी यार, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। अब देखो, सब लोगों में नहीं हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, कुछ परसेंट लोगों में हो रहा है। तो उनके लिए तो खासकर, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सहना पड़ेगा। साथ में मैंने तुम्हें बताया लेग्जेटिव लो। लेग्जेटिव बहुत टाइप के होते हैं, जो तुम्हें असर करे बढ़िया वो वाला लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक की जगह 2 चम्मच ले रहे हो, इतने ले रहे हो। जब नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी, तुम लेग्जेटिव को छोड़ सकते हो। अ, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें समझाऊंगा जो सबके लिए नहीं है। सिर्फ जिन्हें फिशर वगैरह, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, जिन्हें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, सिर्फ उन्हें ही समझ आएगी। हर कोई इस चीज को समझ भी नहीं सकता। इवन सर्जन है ना, जो डॉक्टर, वो भी नहीं समझ पाते थे कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कि आपको हार्ड ही क्यों आ रही है। वो कहते थे मैं फिशर की सर्जरी तो कर दूंगा, लेकिन आपको जो हार्ड आई जा रही है, इसको आपको कंट्रोल करना होगा। उन्हें नहीं पता कि आईबीएस है। वो कहते थे अब बस आप डाइट प्लान, मतलब अच्छी डाइट लो, ये करो वो करो, अच्छा खाओ, दही लिया करो साथ में। वो भी नहीं समझा पाएंगे। तो जब, अभी तुम्हें बताऊंगा फिशर के बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सर्जन का काम सिर्फ इतना है, तुम्हें कहाँ पे इंजरी हो रखी है, कहाँ पे तुम्हें क्रॉनिक फिशर या फिर पुरानी पाइल्स है, उन्हें देखना और ठीक करना। ठीक है। तुम सर्जन के पास जाके बोलोगे ना कि जी हमें तो सर बहुत हार्ड आती है ना, इसीलिए आपके पास दिखाने आए हैं, पाइल्स हो गए हैं इस वजह से। उन्हें उस चीज से नहीं मतलब, वो कहेंगे आप लेग्जेटिव ले लिया करो। ठीक है। तो ये चीजें वो नहीं समझाएंगे कभी भी नहीं, ना उन्हें वो ये चीज खुद पता है। उनका काम है सिर्फ सर्जरी करना। ठीक है। तो इसके ऊपर भी अभी आते हैं। देखो, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का जो मकसद है, यूट्यूब पे क्यों बनाता हूँ? क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए भगवान है। यूट्यूब मेरे लिए भगवान है। जो चीज कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, जो ट्रीटमेंट कहीं से नहीं पता लगा, कहीं से नहीं ठीक हुआ, वो चीज यूट्यूब ने कर दिखाई। यूट्यूब पर ही मुझे इस ट्रीटमेंट का पता चला, इसके बारे में नॉलेज का पता चला। तो यूट्यूब मेरे लिए तो भगवान है, और हो सकता है आपके लिए भी भगवान हो। वैसे आजकल तो इतना अवेयरनेस फैल ही चुकी है कि लोगों को पता है कि आईबीएस है, संग्रहणी है, ये सारा साइकोलॉजिकल है। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई जेन्युइन पर्सन जब किसी को मिलता है ना यूट्यूब पे, वहां से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है मेडिसिन का, पता लगता है कि ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, तो वहां से लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। इसलिए यूट्यूब तो भाई आज के जमाने में भगवान है। ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो मेडिसिन मैंने बताई हैं, जो कॉम्बिनेशन मुझे सूट किया था, मेरे साथ बहुत लोगों को सूट किया, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे पता है आज तक का, बाकी पता नहीं और भी होंगे। डॉक्टर्स के पास तो एक से एक कॉम्बिनेशन है, पर जेन्युइन डॉक्टर होना चाहिए जिसे आईबीएस का पता है, जो आईबीएस का मास्टर है। तो कुछ लोग पूछते हैं आपने कितने एमजी से शुरू किया। देखो, मैंने मेडिसिन बताई हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। ठीक है। कितने एमजी होगा, वो आप, किस लेवल तक आपके अंदर डिप्रेशन है, कितना पुराना आईबीएस है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। हाँ,
मेरा 25 mg से शुरू हुआ था। सेट्रालिन 25 mg, प्रोथेडिन भी 25 mg, रिस्पेरिडोन, वैसे तो रिस्पेरिडोन है जो वो लोगों में 1-2 mg ही बहुत होता है। मेरा 3-4 mg से शायद शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे कम हुआ था। एमिसुलप्राइड 50 mg से शुरू हुआ था। ठीक है, क्लोनाजेपाम तो चलो वो तो अलग ही चीज है, वो तो मैंने किसी टाइम पे 1 mg भी ले ली थी। अब मतलब कभी नहीं करना चाहिए ये चीज, लेकिन 0.5 mg सफिशियंट होती है। कई लोगों में 0.225 mg भी चल पड़ती है। ठीक है, वो लोग वही डिसाइड करेंगे, साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डोज थोड़े हाई उससे शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे ही कम होते जाते हैं इसके डोज। ठीक है, और लास्ट में ये चीजें मतलब ये मेडिसिन बंद हो जाती है। वो चलो ये तो छोड़ो कि मैंने कितने वो लिए, वो साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेंगे, खुद से कभी नहीं लेनी है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए है। और ये मेडिसिन ऐसे मिलती भी नहीं है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसे लेगा वो तो एक तरह का क्राइम है। और कोई केमिस्ट वाला अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन से दे रहा है वो भी बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, तो ये चीजें तो नहीं करनी है। साइकेट्रिस्ट को दिखा के वो जितने डोज सजेस्ट करें, जितनी गोलियां वो सजेस्ट करें, उस हिसाब से ही मेडिसिन लेनी है। ठीक है, सेल्फ ट्रीटमेंट कभी बिल्कुल भी नहीं करना है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ। इन मेडिसिन को अगर खुद से लोगे ना तो डोजेस तुम्हें कम करने आएंगे नहीं। और फिर तुमने एकदम से छोड़ दी, तुम्हारी नींद बिगड़ जाएगी, ना तुम्हें नींद आएगी। और ये साइकेट्रिस्ट ये जितने भी आईबीएस वाले सिम्टम है सभी वापस आ जाएंगे, और ज्यादा एग्रेसिव होके वापस आएंगे। पहले अगर कम है तो वो और ज्यादा बढ़ के वापस आएंगे। ठीक है, तो खुद से तो ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हाँ, तो मैं सर्जन के बारे में बता रहा था। तो एक तो ये जो एनल फिशर ऐसी चीज है ना कि अंदर ये डॉक्टर्स भी अगर इसे देख लेते हैं ना तो उन्हें भी प्रॉपर दिखता नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता ये कितना, मतलब ये जो फिशर है, एनल फिशर है, ये कितना डीप है, कितना गहरा है, ऊपर से स्किन से नहीं पता लगता। तो जब मेरा पेन कम नहीं हो रहा था तो सर्जन ने बोला कि यार आप एमआरआई करवाओ। उसी टाइम मुझे उन्होंने बिठाया एम्बुलेंस में, थोड़ी दूर 1-2 किलोमीटर में गया, वहां से मेरा एमआरआई हुआ। ठीक है, तो एमआरआई में उन्होंने देखा तो कहते हैं कि नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पेन आपको क्यों हो रहा है? पर वो पेन यार इसलिए हो रहा था क्योंकि हार्ड पे हार्ड आई जा रही थी और वो फिशर इरिटेट हो रहा था। इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। देखो यार, मैं फिशर पाइल्स के ऊपर ना इतना डिस्कस वैसे करना नहीं चाहता हूँ कभी भी, क्योंकि ये सारा सर्जरी का इशू वो है, मतलब टॉपिक है। इसके बारे में तो सर्जन्स को समझाना चाहिए। मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, इस चीज को समझाना इतना आसान नहीं है। जिससे पायल्स फिशर है सिर्फ उन्हीं को समझ आएगा, वही समझ सकते हैं इसमें क्या होता है। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें धक्के नहीं खाने हैं, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कैसे ये चीजें क्योर होती है, और जो चीजें डॉक्टर भी नहीं समझा पाएंगे बस वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, आईबीएस को ठीक करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। इवन आप सब भी होंगे, हर चीज आपने ट्राई कर ली होगी। ठीक है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उधार ले लेके ट्रीटमेंट करवाया। इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना मैंने उधार ले लेके करवाया, अगर मुझे सीधा ट्रीटमेंट पता लग जाता। ठीक है, होम्योपैथी ढूंढ रहा हूँ, आयुर्वेदा ढूंढ रहा हूँ, कभी न्यूरोथेरेपी ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ। उस चीज में ज्यादा मैक्सिमम पैसा लगा है। अगर सीधा पता होता कि साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा तो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाता, 6 महीना साल 1.5 साल कोर्स करके ठीक हो जाता। ठीक है, तो अगर आईबीएस पुराना हो गया, वैसे तो पुराना हो ही जाता है क्योंकि पता ही बहुत लेट लगता है। ठीक है, तो साल 1.5 साल में अगर जड़ से मिटाना है तो इतना टाइम लगेगा, वो साइकेट्रिस्ट तुम्हें अपने आप बता देंगे। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो आईबीएस को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू का टाइम ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल कब्ज है, नॉर्मल लूज मोशन है, ये नॉर्मल गैस बन रही है। तो लोग वही फिर चूरन वगैरह आयुर्वेदिक ये वो लेना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें असर तो होता नहीं, आराम तो आता नहीं, तो एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, तीसरी जगह भागते हैं, हॉस्पिटल चेंज करते रहते हैं, डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। तो आईबीएस आपका ऑटोमेटिकली क्रॉनिक हो जाता है, आईबीएस पुराना हो जाता है, फिर उसे ठीक होने में भी टाइम चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ठीक है, अभी अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, भाई अभी तो शुरुआत ही हुई है। अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह सब कुछ डाइजेशन को नॉर्मल आने में टाइम लगेगा। ठीक है,
इतना इतनी जल्दबाजी मत करो, जिन्हें 2 महीने हुए, 3 महीने और कह रहे हैं कि अभी हार्ड ही आ रही है और अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, ब्लोटिंग हो रही है। धीरे धीरे शांत होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा शांत ये। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम सीधा साइकेट्रिस्ट से पूछ सकते हो, वो तुम्हें खुद बता देंगे कि भाई इतनी जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस में आएगा। ठीक है। देखो, हर बीमारी का एक रीजन होता है, ये बात तो आप मानते होंगे। हर बीमारी का एक रीजन होता है, लेकिन इस बॉडी में ये जो सिम्टम आ रहे हैं आईबीएस के, इसका रीजन क्या है? कोई एमआरआई की मशीन, कोई सीटी स्कैन, कोई एक्सरे की मशीन नहीं पकड़ पाती। ठीक है, कोई मशीन नहीं पकड़ जाती, जबकि बीमारी है इसी बॉडी के अंदर, लेकिन उसे कोई मशीन पकड़ नहीं पाती। क्यों नहीं पकड़ पाती? क्योंकि ये सारा इमोशनल वाला इशू है, जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, नर्वस सिस्टम है जो हाइपर हो रखा है। ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए आज तक कोई मशीन नहीं बनी है। अगर इसे देखने की मशीन बन जाए तो उन्हें तभी दिख जाएगा कि भाई ये कितना हाइपर है, सब कुछ इम्बैलेंस हो रखा है। ठीक है। जो हमारे हार्मोन है, उसे देखने की आज तक कोई मशीन नहीं बनी है कि किसी के भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं ना, तो उनकी बॉडी में क्या इफेक्ट होते हैं, बस उससे अंदाजा लगा लिया जाता है। अच्छा, आपको ये हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपको ये वाले हार्मोनल इश्यू है, ये है। सिर्फ देख के, जज करके। ठीक है। हार्मोन को आप किसी उससे नहीं देख सकते, मशीन से। नर्वस सिस्टम हाइपर है कि नॉर्मल है, उसे किसी मशीन से नहीं देख सकते। हमारे जो केमिकल्स हैं ब्रेन में, वो इम्बैलेंस है, उसका गट ब्रेन एक्सिस है। ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनोमस वाला, जो भी नर्वस सिस्टम है, उसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए, और जो ये WHO है, वो हर चीज उसी पे विश्वास करता है जो उसे दिखता है। तो जब तक वो देख के नहीं बता सकता, तब तब मतलब किसी मशीन में डिटेक्ट करके नहीं बता सकता, वो तब तक पूरे संसार में घोषणा नहीं करेगा कि ये माइंड से है ये इशू। ठीक है। क्योंकि वो मांगता है प्रूफ, और इसका कोई प्रूफ हो नहीं सकता। इसलिए वो आज तक बोल नहीं पाया कि ये साइकोलॉजिकल इशू है, ये सारा स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये सारा गट ब्रेन एक्सिस का खेल है। ठीक है। तो हम जैसे लोग जो ठीक हुए हैं, वही इस चीज को आपको गाइड कर सकते हैं, और वही आपको बता सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं कि जो चीज आप सबको नहीं समझ आ रही है, उस चीज में से हम गुजर के निकल चुके हैं, तो आप इस चीज को समझ जाओ कि ये क्या चीज है और ये कैसे ठीक होगी। ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने बताई, अगर इसे देखने की कोई मशीन आ जाए ना, इसे डिटेक्ट करने की, तो ऐसे पता चल जाएगा कि आईबीएस है और ये चीजें हाइपर हो रखी है, ये इम्बैलेंस हो रखा है। ठीक है। तो इसे ठीक करता है साइकेट्रिस्ट, और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। अब तुम खुद बताओ, जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन बनी है, वो हमारी बॉडी पे कहाँ इफेक्ट करती है, किस लिए बनी है? कोई तो रीजन होगा जिसलिए वो बनी है। केमिकल पे, जो, ठीक है, और जो हमारे हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, उसे कम करती है। हैप्पीनेस हार्मोन है, उसे बढ़ाती है। ठीक है। तो वो हार्मोन किसी ने देखे तो नहीं है आज तक, सिर्फ उन्हें पता है कि इस मेडिसिन से बढ़ते हैं, इस मेडिसिन से कम होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा हुआ है बॉडी के ऊपर कि इससे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। ठीक है। तो जो साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन बनी है ना, वो किसी रीजन से ही बनी है, ऐसे नहीं बनी है। ठीक है। और जो हमारा डाइजेशन है, वहीं पे आपका मैक्सिमम जो सेरोटोनिन होता है, जो खुशी वाला हैप्पीनेस हार्मोन होता है, वहीं से बनता है। डाइजेशन गड़बड़ आ गया, हैप्पीनेस हार्मोन कम, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बना हुआ है। ठीक है। तो उस वजह से आपका डाइजेशन और खराब होएगा। ठीक है। फिर आपके दिमाग पे और वो स्ट्रेस जाएगा कि यार और स्ट्रेस बढ़ रहा है, और स्ट्रेस बढ़ रहा है, हैप्पीनेस हार्मोन खत्म है बॉडी में। ठीक है। तो फिर आपका ये आईबीएस चलता ही रहेगा जब तक आप इसमें से निकलोगे नहीं, जब तक ये हैप्पीनेस हार्मोन आपके ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है। और स्ट्रेस हार्मोन कम नहीं होंगे, गट ब्रेन आपस में सही से कनेक्ट नहीं होगा, कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अभी मैं आता हूँ, पाइल्स फिशर का अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, पर मैं आपको थोड़े से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो जो आईबीएस में होते हैं, जो जो हुआ है मेरे साथ। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत डिस्कस किया है, जो लोग पूछते रहते हैं कि क्या आईबीएस की मेडिसिन छोड़ने के बाद आईबीएस वापस आ जाएगा? तो पहली बात, आईबीएस हुआ क्यों? बचपन से हम सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा दिमाग है। ठीक है। और उसमें क्या है कि हम छोटी सी बात के लिए बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और उस वजह से आईबीएस हो गया। ठीक है।
वो ट्रिगर हो गया, आपकी किसी एज में जाके वो ट्रिगर हो गया, कोई आपकी लाइफ में कोई भी घटना घटी, तो आईबीएस हो गया। तो आप इन मेडिसिन से मान लो आईबीएस ठीक कर लोगे। इन फ्यूचर में आपकी लाइफ में कोई वैसी घटना या कोई उससे और ज्यादा भयंकर घटना घटती है और आप फिर से स्ट्रेस लेते हो, फिर से आपका नर्वस सिस्टम वो हाइपर हो जाता है, मतलब लगातार आप स्ट्रेस लेके रखते हो कुछ दिन तक, ठीक है, और फिर से मतलब आप अवॉइड नहीं करते ओवर थिंकिंग को और ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये पहले भी बोला है कि जैसे देवताओं ने अमृत पी लिया था अमीर होने के लिए, वो सॉरी अमीर कह रहा हूँ, वो अमर होने के लिए अमृत पी लिया था, उस तरह से ही तुमने कोई अमृत तो पी नहीं लिया है अगर एक बार आईबीएस से ठीक हो गए हो। ठीक है, कि अब तुम हमेशा के लिए अमर हो गए हो, तुम्हें आईबीएस कभी नहीं होगा, वही हरकतें फिर से हम करेंगे तो फिर से वो आईबीएस वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर एक बार ठीक होने के बाद दिमाग पे बोझ नहीं लेना है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि तुम खुद देखो ये नरक तुमने भुगत लिया, दोबारा तुम इसमें नहीं गिरना चाहोगे। ठीक है, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये सोच के अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और आईबीएस से तो बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, तो आप आईबीएस से बचे रहोगे, फिर से मतलब ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ये सब नहीं लेना है। ठीक होने के बाद अपना जो योगा कर सकते हैं, ठीक होने के बाद आप योगा करो। जो किसी को बॉडी बनाने का शौक है, जिम जाओ, वर्कआउट करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, और जितना लाइफ में मिल रहा है उससे खुश रहो, सेटिस्फाई होना सीखो। ठीक है, क्योंकि शांति, अगर तुम सोचो कि पैसे में शांति है, तुम बहुत ज्यादा कमा लोगे तब शांत होगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, शांति त्याग में है, त्याग में, और तुम कितना सेटिस्फाई हो जो तुम्हें मिला, भगवान ने दिया उसमें कितना सेटिस्फाई हो, ठीक है, उसमें शांति है। ठीक है, अगर इस चीज को, अगर हम माया को ही चेज करते रहेंगे ना, तो माया को हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो माया है वो विष्णु भगवान की पत्नी है, महालक्ष्मी। तुम सोच रहे हो उन्हें पकड़ना, जितना पास जाओगे वो उतनी दूर जाती जाएगी, उसका कोई एंड नहीं है, वो सिर्फ विष्णु भगवान जी की ही पत्नी है। ठीक है, तो माया को तुम नहीं पकड़ सकते, तो उसमें चाहे तुम्हारी पूरी लाइफ निकल जाएगी। तुम्हें आज 1 करोड़ चाहिए, तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएगा, तो तुम्हें 5 करोड़ वाला इंसान दिखेगा कि यार नहीं, मेरे मुझे 5 करोड़ चाहिए। तुम्हें 5 करोड़ मिल जाएगा, तुम्हें 100 करोड़ वाला इंसान दिखेगा, उसका लाइफस्टाइल दिखेगा, फिर तुम उसे कॉपी करने में लगोगे। ठीक है, 100 करोड़ मिल जाएगा, फिर तुम 1000 करोड़ वाले को देखोगे कि यार ये तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे से ऊपर इतने हैं। तो माया का कोई एंड नहीं है। ठीक है, ये तो चलो थोड़ा स्पिरिचुअल टॉक हो गया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मिला है लाइफ में, जो तुम दिन रात जो भी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद जो भी मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई रहो, ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, फालतू के सपने मत देखो, क्योंकि देखो एक बार आईबीएस आया और झटके में लाइफ चेंज कर दी, और हम सोचते हैं 50 साल बाद का इतने बड़े बड़े सपने। तो जितना मिला है उसमें सेटिस्फाई रहो, भगवान का नाम जपो। ठीक है, स्पिरिचुअल साइड जाओ। ठीक है, और मतलब स्ट्रेस से और ओवर थिंकिंग से दूर रहो, तो आपको आईबीएस दोबारा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, लोग ना आईबीएस के सिम्टम पूछते हैं, तो सिम्टम ऐसे हैं, अगर मैं सुबह से बताने लगूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन सिम्टम खत्म नहीं होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताता रहा हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में जाता था ना, तो मुझे समझ नहीं आता था कि जो मेरी टांगों में जलन हो रही है, ठीक है, मैं उस पे ध्यान दूं, या जो बाल झड़ रहे हैं उस डॉक्टर से मिलो, नीचे पाइल्स फिशर हो रहे हैं उन उस डॉक्टर से मिलो। ठीक है, कि जो ब्लड कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, विटामिन B12 कम हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं विटामिन B12 है, किस डॉक्टर से मिलूं, डाइजेशन वाले से मिलूं, बाल वाले से मिलूं, हड्डियों में दर्द हो रही है, बैक पेन इतना हो रहा है, सुबह उठते ही बैक पेन, सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन। ठीक है, जैसे ही सुबह उठोगे तो इतना डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन। ठीक है, किस डॉक्टर से मिलो, पर तुम ट्रस्ट करो, सिर्फ 3-4 गोलियां साइकेट्रिस्ट की सुबह शाम लेनी शुरू करोगे अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये हजारों लाखों सिम्टम सब खत्म होने शुरू हो जाएंगे, सब। ठीक है, मतलब तुम ये सोचो कि जो ये हजारों लाखों सिम्टम है, 3-4 गोलियां काम कर देती हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट सही होगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, तुम्हें एक बार पता लग गया ना एबीएस है, तो हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट में धक्के खाने की नहीं जरूरत है तुम्हें। चाहे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ कुछ हो रहा है, थायराइड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ
नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। साइकियाट्रिस्ट पे जाओ सीधा, ठीक है? मैंने भी बहुत मतलब यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। ये चीज़ें तो मैं वैसे भी बहुत सारी वीडियोज़ में समझा ही चुका हूँ, ठीक है? और लोग फॉलो भी कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है कइयों को। हाँ, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, बेचारे कुछ परसेंट लोग हैं जिनमें बढ़ता है यार, मैं भी उन्हीं में से था, ठीक है? तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन किसी तरह साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करने के साथ, क्योंकि आप खुद देखो यार और कोई इलाज नहीं है, सिर्फ़ साइकियाट्रिस्ट का इलाज है। इसे मैनेज करके निकलना पड़ेगा, ठीक है? शुरू के 2-3 महीने में कॉन्स्टिपेशन मतलब कम होने में 2-3 महीने बाद तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन टूटेगा, कम होना शुरू होएगा। तब तक थोड़ा तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है? हार नहीं माननी है, तभी ठीक होगे, तभी निकलोगे। और यार अभी ना बहुत लोग हैं, ठीक है, दुनिया में जो जिन्हें रोज हार्ड आ रही है या लूज आ रही है। अगर उन्हें इसी टाइम शुरू में जब उन्हें अभी शुरू हुआ है ये सारे सिम्टम, अगर उन्हें अभी पता चल जाए ना शुरू में कि उन्हें आईबीएस है, तो 3-4 महीने में आराम से वो मतलब उसमें से बाहर आ जाएं ट्रीटमेंट लेके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब बेचारे घूम रहे हैं, उन्हें अभी अभी ये सिम्टम शुरू हुए हैं। अभी आईपीएस वाले बहुत जिद्दी होते हैं। अभी सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपने अपना साइंटिस्ट वाला पूरा दिमाग लगा के हर जगह, ठीक है, हर तरह का ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। और फिर हर तरह के मतलब देसी नुस्खे, यूट्यूब भरा पड़ा है, और होम्योपैथी किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, करते 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 कई साल निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाके जब उनका आईबीएस फिर क्रॉनिक हो जाएगा, हो सकता है उन्हें पाइल्स फिशर, अब जिन्हें कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है, ठीक है, हो सकता है उनकी कंडीशन आगे इतनी ख़राब हो जाए जैसे मेरे साथ हुआ था कि जब उन्हें पाइल्स फिशर वगैरह हो जाए, उसके बाद जाके उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आईबीएस है, फिर उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा, फिर वो 3-4 महीने में नहीं ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी क्रॉनिक हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता यार इस चीज़ के लिए अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए कि लोगों को शुरू में ही समझ आ जाए, क्योंकि इस चीज़ का कोई टेस्ट भी तो नहीं है। शुरू में ये लगता है कि हमारे कोई फैटी फैटी लीवर तो नहीं हो गया है, लीवर सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले लीवर का ही सोचते हैं, ठीक है, कि मेरे लीवर में गर्मी हो गई है, मतलब 36 तरह की दिमाग में चीज़ें आती हैं, क्योंकि बीमारियां इतने टाइप की हैं। डाइजेशन छोटा नहीं है, डाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई सोचता है मेरे पैनक्रियास सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं, एंजाइम अच्छे से रिलीज हो रहे हैं कि नहीं, मैं लीवर 52 ले लेता हूँ लीवर के लिए, ठीक है। और पेट में मेरे एसिड बन रहा है कि नहीं, बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो गए हैं, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। मैं एप्पल साइडर विनेगर पी लेता हूँ, उससे मैं एसिड बढ़ा लेता हूँ पेट का, ठीक है, प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स साथ में लेके मैं पेट के बैक्टीरियाज को बढ़ा लेता हूँ, उन्हें ठीक कर लेता हूँ। फिर हमें कोई बोलता है कि सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पियो, इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है, दही लो, ये लो, वो लो। तो इस तरह से उनका बहुत टाइम निकलता है, फिर सभी टेस्ट उनके नॉर्मल आते हैं। जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, उनके भी हाथ खड़े हो जाते हैं, तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं, फिर उन्हें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि ये संग्रहणी हो सकता है, आईबीएस हो सकता है, लेकिन वो इसे फिर भी नहीं मानते। फिर मतलब बिल्कुल लास्ट में पता चलता है साइकेट, और लास्ट में लोग सरेंडर कर देते हैं कि बस अब जो ट्रीटमेंट हमें कोई दे दे मतलब हम वही ले लेंगे, फिर जो ट्रीटमेंट मिलता है वो लेना शुरू करते हैं। मतलब साइकेट्रिस्ट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता कोई साइकेट्रिस्ट पे। वो जब लास्ट में उनके पास बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा दिखता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। तो यार मुझे नहीं लगता है इस अवेयरनेस फैलाने के बाद भी ये चीज़ किसी तरह ठीक हो सकती है कि लोगों को शुरू में ही पता चल जाए कि उन्हें आईबीएस है, और चुपचाप साइकेट्रिस्ट के पास जाके 2-3 महीने 4 महीने में निकल सकें हल्के डोज से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है उनका गट ब्रेन एक्सिस, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सब कुछ ही इम्बैलेंस हो जाता है, फिर उसे ठीक करने में, ट्रैक पे लाने के लिए लंबा कोर्स चलता है, ठीक है। तो पता नहीं फ्यूचर में शायद कोई इसके ऊपर और तरह के कोई टेस्ट ऐसा कुछ कुछ तो निकल के आए जिससे पता लगना शुरू हो जाए कि आईबीएस है, और लोगों को शुरू में इसके लिए ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए। पर चलो अभी तो हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना। जो जो भी मतलब आईबीएस से निकल रहा है, ठीक हो रहा है, मेरी तरह अवेयरनेस फैला मतलब फैलाओ, है ना, वीडियो बनाओ। बहुत ही गंदी बीमारी है ये, बहुत ही गंदा डिसऑर्डर है, जो भी है ये किसी को भी ना हो, किसी दुश्मन को भी ना हो ये। तुमने एक चीज़ नोट की होगी आईबीएस वालों ने, कि आईबीएस वालों में ना, मतलब आईबीएस वाले मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है।
हाँ, तुम सोच रहे होगे क्या ये बोली जा रहा है, आज वीडियो लंबी जा रही है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा आपके साथ मतलब जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं दिमाग में मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। तो ठीक है, जो बोर हो रहा है वो वीडियो को स्किप करके सीधा देख लेना। फिशर के बारे में थोड़ा बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, या तो फिर इस वीडियो को क्लोज ही कर देना, जो ठीक है, जो भी बोर हो रहा हो। ये सिर्फ मतलब एक डिस्कशन है, टाइम पास, ठीक है। तो फ्री टाइम था तो तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस क्या खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आईबीएस वाले ना मल्टी टैलेंटेड होते हैं। एक टैलेंट तो हर आईबीएस वाले में बचपन से होता है, जैसे मेरी ड्रॉ करना बहुत अच्छा था, ठीक है। और मतलब मैं अपनी तारीफ तो क्या करूं, पर हर आईबीएस वाले ऐसे होते हैं। मैं सिंगिंग भी ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर में मेरा बहुत अच्छा दिमाग चलता है, ठीक है, खुराफात बहुत अच्छी चलती है सॉफ्टवेयर में। और ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब आईबीएस वाले ना मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आप भी देखना, आप में भी मतलब ये साइंटिस्ट वाला खुराफाती दिमाग होता है, ठीक है। और दिल से उतने ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, अपने में रहते हैं, ज़्यादा फालतू बात नहीं करते, ठीक है, और अपनी दुनिया में ही रहते हैं। और आईबीएस वालों की तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, आईबीएस वाले जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं ये दुनिया हमारे लिए बनी नहीं है। वो सोचते हैं ये दुनिया हमारे लिए बनी नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बुरे हैं, दुनिया बुरी है, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आईबीएस वाले परफेक्शन चाहते हैं, हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर क्राउड में निकलता हूँ ना, ट्रैफिक में, तो मुझे लगता है यार इतनी ट्रैफिक हो गई है इंडिया में, इंडिया का क्या बनेगा, इतने लोग हो गए हैं, इतनी ट्रैफिक हो गई है, इतनी पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। तो और जो और लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं, चालाक होते हैं। आईबीएस वाले प्योर होते हैं दिल से, दिल के बहुत साफ इंसान होते हैं आईबीएस वाले, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है यार लोग तो बहुत बुरे हैं, ठीक है, हम तो इस दुनिया के लिए बने ही नहीं है, मतलब वो कंपेटेबल ही नहीं होते दुनिया के साथ, ठीक है। उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो, ठीक है। ये होता है आईबीएस वालों में, मैक्सिमम आईबीएस वालों की सोच ऐसी ही होती है। आईबीएस वालों का पेन एक आईबीएस वाला ही समझ सकता है। मैं अभी जब कई बार बैठ के सोचता हूँ ना कि यार मेरे साथ वो क्या हुआ, ये सब इतना पेन, इतना पैसा गया, जवानी का इतना टाइम निकल गया, करियर का टाइम निकल गया, मतलब अगर ये ना हुआ होता तो ये शायद आज ये होता मेरे साथ, मैं ये कर चुका होता, ये हो गया होता, ठीक है। तो अभी मैं आईबीएस से बिल्कुल बाहर हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे कई बार बैठा होता हूँ ना अकेला, तो मैं ये सोचता हूँ, वही ओवर थिंकिंग फिर भी थोड़ी बहुत चलती रहती है आईबीएस वालों में। फिर वही लगता है यार कि अभी मैं आईबीएस से ठीक हूँ, मैं इसकी खुशी मनाऊँ कि जो मेरे इतने साल वेस्ट हो गए, मतलब इतना कुछ हो सकता था जो नहीं हो पाया मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि उस चीज़ का दुख मनाऊँ। तो समझ नहीं आता, खुश हूँ कि इस चीज़ का दुख मनाऊँ, ठीक है। बहुत ही बुरा टाइम था, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, कई साल खराब हुए, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे डॉक्टर देख लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें सर्च कर ली गूगल पे। और आईबीएस ने अब इतना मैच्योर इंसान बना दिया है, मतलब पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी, ठीक है। आप सब यार ठीक हो जाओ, ये सब किसी के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ। आई होप कि ये वीडियो, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये किसी ज़रूरतमंद के पास टाइमली पहुँच जाए और वो अपना ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाए। देखो अब तुम सोचो कि यार मैं, कि तुम्हारी उंगली पकड़ के हर चीज़ तुम्हें समझा के ठीक कर दूँ, वो नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ अवेयरनेस फैला के कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे ठीक होती हैं, इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे तुम कह रहे हो कि यार हमें डॉक्टर ने ये वाली मेडिसिन लिखी है, तो ये कॉम्बिनेशन दिया है, तो भैया 2 महीने बाद भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो अब वो अब वो तुम्हें हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। देखो मैं यहाँ बैठ के क्या कर सकता हूँ, सिर्फ वीडियो बना के तुम्हें समझा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन कौन डॉक्टर दे रहा है वो धक्के तुम्हें खा के ढूंढना पड़ेगा यार, ठीक है। अगर किसी को मिल रहा है तो वो दूसरों की हेल्प करो, बताओ कहाँ से मिल रहा है। बाकी मैंने तुम्हें डॉक्टर बता रखे हैं, अगर वो दूर पड़ रहा है तो उन्हें ऑनलाइन कंसल्ट करो, वहाँ जाओ, जैसे मर्जी करो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब मैं अब 100% तुम्हारे साथ फिजिकली तो नहीं हूँ ना, है ना, कि तुम्हारे पास बैठा हूँ तुम्हारे साथ ही, क्योंकि इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, सब जगह मैं कैसे अवेलेबल हो सकता हूँ। मैं सिर्फ एक वीडियो बना के छोड़ सकता हूँ और तुम्हें समझा सकता हूँ, और जो तुम पूछते हो मैं तुम्हें कमेंट्स में बता देता हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मिलता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मेरा काम है तुम्हें एक हिंट देना, जो मैंने दे दिया है, ठीक है, सिर्फ एक तुम्हें हिंट देना, पहुँचाना है कि कैसे तुमने इसमें से बाहर निकलना है। बाकी सारा काम आपका है,
ठीक है, आपको करना होगा, बाकी सारा काम आपका है। साइकेट्रिस्ट ढूंढना, अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढना, फिर दिल लगा के दवाई खाना, कोई गैप नहीं देना दवाई में, और दवाइयों के बारे में सोचना नहीं। ठीक है कि और फिर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसे मैनेज करना। ठीक है, वो सब आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ बैठ के एक मोटिवेट करके रास्ता दिखा सकता हूँ। इवन यार मैंने तो मेडिसिन भी बता दी कि कौन सी मेडिसिन से ठीक होता है। ठीक है, और IBS जो बोलते हैं बहुत टाइप का होता है। IBS म्यूकस, IBS M, है ना, IBS C कॉन्स्टिपेशन, IBS D, ये डॉक्टर्स ने नाम रखे हुए हैं। डॉक्टर्स को कभी IBS नहीं हुआ, सिम्टम देख के नाम रख दिए हैं। ठीक है, एक ही मेडिसिन, एक ही कॉम्बिनेशन से हर तरह के सिम्टम मतलब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन तो एक ही है ना यार, डाइजेशन भी एक है। ठीक है, अब इन दोनों का गट ब्रेन एक्सिस कईयों में किसी तरीके से हिला है, किसी में किसी तरीके से हिला है, किसी को कोई सिम्टम दे दिए, किसी को कोई दे दिए। ठीक तो यहीं से होगा ना यार, तो एक ही मेडिसिन से ठीक होगा। हाँ, चलो इस पे भी बात कर ही लेते हैं। क्या कहते हैं, कोलोस्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन। पहले भी बताया था, नॉर्मेक्सिन हल्का डोज है, कोलोस्पा एक्स है जो कोलोस्पा एक्स, वो हैवी डोज है, मतलब वो अलग क्लास की मेडिसिन है, मतलब अलग उसमें वो है क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अलग सॉल्ट है उसमें, वो ज़्यादा पावरफुल है कोलोस्पा एक्स। नॉर्मेक्सिन हल्का है। तो डॉक्टर तुम्हें अगर तुम्हारे सिम्टम देख के अगर तुम्हें कम है, तुम्हें कम सिम्टम है तो नॉर्मेक्सिन से ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़, है ना, स्पैज़म है पेट में, ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम है तो कोलोस्पैक्स काम करेगी। और किसी ने पूछा था भैया कोलोस्पैक्स और नॉर्मेक्सिन का समझा दो, भाई उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है। ठीक है, कोलोस्पैक्स और नॉर्मेक्सिन अपनी बॉडी के हिसाब से देखो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोलोस्पैक्स से शुरू करो, फिर धीरे धीरे डोज कम करके बाद में नॉर्मेक्सिन पे शिफ्ट हो जाओ। मतलब शिफ्ट होने का मतलब कोलोस्पैक्स छोड़ दी, अब आ गए हम नॉर्मेक्सिन पे, अब हम लेंगे नॉर्मेक्सिन। ठीक है, और फिर नॉर्मेक्सिन चलाते रहो जब तक तुम्हारी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन चल रही है, उनके साथ साथ धीरे धीरे उसे भी बाद में कम करके धीरे धीरे, ठीक है, कम ज़्यादा करके कैलकुलेट करके उसे भी छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह तुम उससे बाहर आ जाओगे। जो कहते हैं कि हमें तो पेट दर्द नहीं है, ऐंठन नहीं है, मरोड़ नहीं है, तो भाई बिना कोलोस्पैक्स और नॉर्मेक्सिन के ट्राई कर लो। अगर उसके बिना ही काम बन रहा है तो नहीं है उनकी ज़रूरत, फिर सिर्फ साइकेट्रिस्ट की लो। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन 90% काम करेंगी, ये वाली मेडिसिन सिर्फ 10% काम करेगी। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट का कोर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये साथ में हेल्पफुल है मेडिसिन जो है, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जिन्हें पेट में प्रॉब्लम है उन, मतलब एंटन, टाइटनेस, दर्द, मरोड़, है ना, म्यूकस, उनके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मेडिसिन। ठीक है, तो ये तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के लेते रहो। ठीक है, और जो लोग बोलते हैं कि यार IBS बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता है, तो प्लीज़ वो इस मेरी वीडियो से दूर रहें, जो भी कहते हैं बिना मेडिसिन से ठीक हो जाता है। ठीक है, मैं कोई मीठी मीठी बातें करके आपको डाइट प्लान नहीं बेचता हूँ। ठीक है, मीठी मीठी बातें करके और चीज़ें नहीं बताता हूँ, योगा करो, ये करो, वो करो, ध्यान लगाओ बैठ के, एक दिया रख लो सामने, उसे देखते रहो, और ऐसा मेडिटेशन करो कि तुम्हारी आंखों से आंसू आए। ये फालतू की चीज़ें नहीं, बिना मेडिसिन के कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी ये सोचते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं कि बिना मेडिटेशन बिना मेडिसिन के IBS ठीक होता है, तो आप लोग तो वीडियो से दूर रहो, क्योंकि आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सब कुछ समझा दिया, अगर मेडिसिन से ठीक होना होता, मेडिसिन के बिना ठीक होना होता, तो इतने साल नहीं वेस्ट होते मेरे, और जो निकले हैं उनके, इतने साल नहीं वेस्ट होते। ठीक है, तो हमारे इतने साल इसीलिए वेस्ट हुए हैं कि हम सोचते थे बिना मेडिसिन के ठीक कर लेंगे। हम योगा से भाग के, रनिंग करके, अग्रेसिव रनिंग करके, ठीक है, इससे ठीक कर लेंगे, उससे ठीक कर लेंगे। ठीक है, हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट हुआ, क्योंकि और फिर हमें लास्ट में ये समझ आया कि मेडिसिन से ही होगा और साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से ही होगा। ठीक है, इतना सब समझाने के बाद, इतनी सब वीडियोस के बाद भी अगर कोई कहता है ना कि यार बिना मेडिसिन के IBS ठीक हो जाएगा, बिना मेडिसिन के हो जाएगा, तो भाई आपको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते रहो, डरते रहो, और फिर आप पूरी लाइफ IBS में ही निकालोगे। ठीक है, तो जो भी समझ चुका है, जिसका भी दिमाग काम कर रहा है, तो भाई बात समझो, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। यार तुम इतने सारे कमेंट्स देखते हो जो कहते हैं कि यार भैया 20% मतलब 2 महीने 1 महीना हो गया 20% आराम आ गया, 3 महीने हो गए 40% आराम आ गया, 50% आराम आ गया। अगर मैं झूठ, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उनकी सुनो ना यार, वो क्यों ठीक हो रहे हैं फिर साइकेट्रिस्ट से। ठीक है, तो उन सब की बात
मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो उनकी मानो और मोटिवेट होके सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। बहुत से लोगों के ना कमेंट आते हैं कि आयुर्वेद में अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, माइंड की मेडिसिन हैं, टगारा वगैरह हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या कहते हैं ये सब ले लें, इन सब से ठीक कर लें। मैंने इतनी वीडियोस बना दी है, इतना समझा दी हैं, उसके बाद भी वो क्या ले रहे हैं, अश्वगंधा ब्राह्मी, ठीक है, या ये माइंड की जो छोटे मोटे से ये चूरन वगैरह से हैं जो भी हैं, ठीक है। भाई ये सब चीज़ें ट्राई करने के बाद ही हम साइकेट्रिस्ट के पास गए थक हार के। जो चीज़ें हमने कर ली उसके बाद तुम्हें पहले ही समझा रहे हैं कि तुम ये मत करो, लेकिन तुम वही कर रहे हो। तो इसके बाद तो मुझे नहीं लगता पता क्या करना चाहिए। या तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे साइकेट्रिस्ट का टैटू करवा लूँ यहाँ पे ना, इस तभी शायद तुम्हें समझ आए कि यहाँ पे साइकेट्रिस्ट लिखवा लूँ अपने कि साइकेट्रिस्ट से होगा, तब तुम समझोगे। स्टिल लोग वही कर रहे हैं यार, कि मैं अश्वगंधा ले रहा हूँ, मैं ब्राह्मी ले रहा हूँ, मैं तुलसी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ, मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। हाँ, तुम योगा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुलोम विलोम करो, भ्रस्तिका करो, ठीक है, मयूरासन करो, भुजंगासन करो, ठीक है। और जो भी है तुम्हें, है ना, मतलब योगा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगा तो साथ में प्लस पॉइंट है अगर तुम करते हो, वो तो नॉर्मल इंसान के लिए भी सही होता है, ठीक है। लेकिन तुम सोचो कि योगा से आईबीएस ठीक करोगे, तुम सोचो कि आयुर्वेद की ये चूरन चटनी सिरप इनसे ठीक करोगे, ये ब्राह्मी अश्वगंधा ये सब लेके ठीक करोगे आईबीएस, तो भाई भूल जाओ कि कभी ठीक होगा। पूरे हर चीज हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट, उनकी साइकेट्रिस्ट की जो मैजिकल मेडिसिन है, साइकेट्रिस्ट से होंगे तुम्हारा गट ब्रेन एक्सिस नर्वस सिस्टम शांत। और कोई दवाई आज तक ना बनी है अभी तक, फ्यूचर में बन जाए तो पता नहीं, ठीक है। करोड़ों चीज़ों में से जो जितनी भी मिसगाइड हो रही हैं करते हैं तुम्हें, उसमें से सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट का। उसे आज पकड़ लो, 10 साल बाद पकड़ो, 15 साल बाद पकड़ो, या 20 साल बाद पकड़ो, वहीं से ठीक होगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने साल बाद पकड़ोगे, ठीक है। तुम्हें कब तक भुगतना है बेस को, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और वो आप सबकी मर्जी। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, चुपचाप बात को मान लेते हैं और जा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, और अगली स्टेजेस से बच रहे हैं। जिस स्टेजेस में जाके कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स फिशर वगैरह बन जाता है, उससे बच रहे हैं और टाइमली ठीक हो रहे हैं। कुछ जिद्दी हैं जो अभी नहीं मानेंगे, उन्हें टाइम समझा देगा, ठीक है। जो ऐसे नहीं मानते हैं उन्हें फिर वक्त अपने आप समझा देता है, टाइम अपने आप समझा देता है, ठीक है। तो मुझे यार थोड़ा मतलब ऐसे रूड होके भी समझाना पड़ता है, क्योंकि कई लोग प्यार से नहीं मान रहे हैं बात को। और मेरा इसमें क्या बेनिफिट है, मैं ना पैसे लेता हूँ, ना मैं तुम्हें कहता हूँ मुझे कॉल करो, ठीक है, ना मेरे पास कोई काउंसलिंग करने का सर्टिफिकेट है कि मैं, ना मेरे पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट था कि मेरे पास कोई, मैं तुम्हें काउंसलिंग कर सकता हूँ, तुम्हें समझा सकता हूँ। ये वीडियो सारी काउंसलिंग ही है, ये सभी वीडियोस काउंसलिंग ही है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा तुम्हें साइकेट्रिस्ट भी समझा सकता है, ठीक है। जो चीज़ें भुगत के मैं समझा रहा हूँ या हम आईबीएस वाले समझा रहे हैं, वो साइकेट्रिस्ट भी उस हिसाब से नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये सब काउंसलिंग ही है। सबसे बड़े काउंसलर भगवान कृष्ण जी, प्रेमानंद जी, उन्हें सुनो, ठीक है। और आईबीएस से कैसे निकला हूँ वो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हें। जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो बेस्ट मेडिसिन है वो बता दी हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। सब कुछ तुम्हारे सामने है, बस बस अब तुम्हें विश्वास करना है और बस इस बात को मान के ठीक होना है, ठीक है। अब वो तुम्हारे हाथ में है, वो मैं हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है। वो सब तुम्हारे हाथ में है कि तुमने कब ट्रीटमेंट शुरू करना है, कब अच्छे साइकेट्रिस्ट को के पास जाना है, कब अच्छा कॉम्बिनेशन लेके ठीक होना है। मैं साइकेट्रिस्ट का कोर्स मैंने पहले भी बताया, शुरू करता था ना, तो 1 महीना खाया, फिर 2 महीना खाया, उसके बाद छोड़ देता था मेडिसिन, ठीक है। फिर भाई इतने भयंकर पैनिक अटैक्स आने शुरू होते थे ना, फिर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, फिर और कोई रास्ता नहीं बचा था, फिर यही था कि अब साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेडिसिन मैंने एकदम से छोड़ दी हैं, अब पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो यही रास्ता था कि बस भाई अब तो साइकेट्रिस्ट ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं से मैं ठीक हुआ, वहीं से जितने भी जेन्युइन लोग निकले हैं आईबीएस से वो ठीक हुए, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ही वो पैनिक अटैक्स भी गए और धीरे धीरे आईबीएस ठीक होना शुरू हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि
एकदम से साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू करोगे एकदम से कभी भी मत छोड़ना, नहीं तो मेरी तरह पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे, और फिर वो किसी मेडिसिन से नहीं ठीक होंगे, वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होंगे फिर जब तुम दोबारा कोर्स शुरू करोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार कोर्स शुरू कर दिया तो दिल लगा के कोर्स करो, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इस सबको मैनेज करो। जैसे ही 4-5 महीने निकलेंगे तुम्हें पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार रिलीफ तो है। ठीक है, कि रिलीफ आना शुरू हो गया है। मैंने वही चीज़ पहले भी कही है ना कि जब तुम्हें गैस्ट्रो नहीं आराम दे पाया, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, ये सब है ना, ये सब चीज़ें आराम नहीं दे पाई, लेकिन साइकेट्रिस्ट के तुमने 10-15 दिन लिए और तुम्हें हल्का सा अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो तुम वहाँ से हिंट ले लो, वहाँ से पकड़ लो हिंट को कि इलाज यहीं पे है, अच्छा क्यों लग रहा है। साइकेट्रिस्ट जब किसी किसी थेरेपी से अच्छा नहीं लगा, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से अच्छा क्यों लग रहा है, तो हिंट पकड़ लो, इलाज वहीं है, वही है इलाज, उसी को ढंग से करो और वहीं से 100% निकल जाओगे। ठीक है, ये यही चीज़ समझाने के लिए वीडियोस मैं बना रहा हूँ, और बहुत जो IBS से निकले हैं आपको यहाँ बैठ के समझा रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ देखो ये वीडियो लंबी होएगी। ठीक है, जो जो आ रहा है माइंड में बताते जा रहा हूँ, एक तरह का व्लॉग ही लगा लो, है ना, ये व्लॉग ही है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब IBS में ना ऑफिस में पार्टी होती थी हमारे, जब मैं भी IBS था, मैं बिल्कुल ऐसे हो रखा था, बाल झड़े हुए थे। ठीक है, तो आंखों में यहाँ गड्ढे पड़े हुए थे। तो ऑफिस में जब भी पार्टी होती थी तो जाना तो पड़ता ही था, एक बार नहीं जाओ, 2 बार नहीं, फिर वो कहते थे यार तू हर बार ही नहीं आता है, चल ले। तो वो पूछते थे कि पार्टी में मेन्यू बताओ आपको क्या खाना है। तो मेरा हर बार एक ही चीज़, यार मेरे लिए तो सैलड मंगवा लेना बस, सलाद, मतलब सलाद मंगवा देना, सबवे सबवे वाला, बस मैं तो सलाद खाऊंगा, हरा ग्रीन सैलड। ठीक है, जितनी बार पार्टी होनी 2-3 महीने में, हर बार मैंने एक ही चीज़ बोलनी, यार मैं तो सैलड खाऊंगा। क्यों, डर के मारे कि हार्ड ना आ जाए, पेट ना खराब हो जाए, गैस ना बन जाए, ठीक है, फंस ना जाए पोटी नीचे हार्ड आके। तो मेरा ये होता है, मैं तो, मेरे लिए तो भाई सलाद मंगवा देना। तो उन्होंने ना मेरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया था, ऑफिस वाले कलीग्स ने, यही बोल के, यार ये तो सैलड है, ये तो सैलड है, सलाद ही खाता है, ये तो सलाद ही खाता है। जब भी अगली पार्टी होती थी तो बोलते थे, अच्छा भाई तेरा क्या लिखे, सलाद लिख दे, सलाद ही खाएगा ना तू, तो और कुछ खाएगा नहीं। सारे हंसते थे। उन्हें ये नहीं पता था मैं अंदर से किस चीज़ में से गुजर रहा हूँ, क्या चीज़ फेस कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता होता यार, कोई नहीं समझता। सब मजाक उड़ाते थे, भाई इसके लिए तो सलाद लिख दो, ये तो सलाद ही खाएगा और कुछ तो खाएगा नहीं, है ना। तो इस तरह से मजाक उड़ाया जाता था। अब मेरी वीडियो आप देखते हो, आपको कम से कम ये तो लगता होगा यार कोई तो है समझने वाला। ठीक है, इसलिए वीडियो बना देता हूँ कि आप सब ये मत समझो कि आप सब अकेले हो, हम सब भी यही सब फेस करके निकले हैं। ठीक है, किसी ने ज़्यादा फेस किया है, किसी ने कम फेस किया है। तो बस बस समझ जाओ कि वो कितना बुरा टाइम था, और मतलब आपका ऑफिस में मजाक उड़ रहा है, आपको बोला जा रहा है बिल्कुल हड्डी हो गया, क्या हो गया तुझे। ठीक है, कोई नहीं समझता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर इतना सब होने के बाद ऑनलाइन किसी की वीडियो देख के कॉल कर लेता था। ठीक है, तो लोग इतने मीठे और इतने शरीफ लगते थे यूट्यूब पे, हाँ मुझे कॉल करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, टेंशन ना लो यार, ठीक हो जाओगे, ये वो। ठीक है, उन्हें कॉल करते थे, पहले वो 2 मिनट समझाते थे, 5 मिनट समझाते थे, उसके बाद सीधा जब मैं बोलता था ट्रीटमेंट बताओ, तो ट्रीटमेंट के तो चार्जेस लगेंगे भैया, कितने, 3,000, 5,000। ठीक है, आप इतने भेज दो, इतने भेज दो। मतलब शुरू में इतने शरीफ लगेंगे आपको, इतने मतलब प्यार से समझाएंगे, और लास्ट में जब आप ट्रीटमेंट मांगोगे, उनका नंबर लेके कॉल करोगे, तो भैया पैसे भेज दो। तो वहाँ पे बहुत मूड ख़राब होता था कि मैं पहले इतने डिप्रेशन में हूँ, हॉस्पिटल वालों ने लूट लिया है, हर तरह के ट्रीटमेंट ने लूट लिया है। ठीक है, और क्या कहते हैं, घर भी चला रहा हूँ, पैसे मतलब हर मैक्सिमम 80% पैसे तो बीमारी में ही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोई इतने पैसे मांग लेता था यूट्यूब पे, और इवन कईयों को मैंने दिए भी। ठीक है, एक थे यूट्यूब पे, मैंने उन्हें कॉल की, तो मैं कॉल पे रोने लगा। ठीक है, मैं कॉल पे रोने लगा कि भैया शायद आप ही बचा लो, आप ही बचा लो। तो वो कहते हैं आप रो क्यों रहे हो, अभी पैसे भेजो ना, मैं अभी बताता हूँ ट्रीटमेंट। उन्होंने तब भी पैसे मांग लिए, इतनी बेशरम। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया, एक होम्योपैथी की इतनी सी शीशी बताई। ठीक है, नाम मुझे अभी उसका याद नहीं है। तो बोला ये इसकी आपने 2 बूंदे सोने से पहले और 2 बूंदे सुबह आपने ले लेनी है। ठीक है, इससे आपका IBS बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बताओ। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से डाइट प्लान इतने महंगे, क्या क्या किया। ठीक है, तो वो जब सब चीज़ें मैं सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि कोई तो पर्सन हो जो बिना पैसों के बंदों को ट्रीटमेंट बता दे,
बिना पैसों के अच्छे से गाइड कर दे। जो चीज़ मैं तुम्हें कॉल पे समझाऊंगा वो तुम्हें यहीं समझा तो रहा हूँ, कॉल पे तुमने क्या समझना है। ट्रीटमेंट बता दिया, साइकेट्रिस्ट बता दिया, ठीक है, कौन सी मेडिसिन से ठीक होता है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब बता दिया। तो अब बच्चा क्या है, ऑलमोस्ट आपको सब कुछ तो बता दिया है। ठीक है, आप मुझे यार मान लो मैं अपना नंबर भी देता हूँ, आप मुझे कॉल करोगे, क्या बोलूँगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढो, इस साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ये करो, वही सब वीडियोस में बता रहा हूँ। ठीक है, तो तो आप ये सब करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिसने नहीं करना है, जिस जो मतलब ज़िद्दी है, तो भाई आप अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे। एंड मुझे एक और बात कहनी थी कि लोग ना सिर्फ 2-3 मंथ या 1 मंथ में ही डेस्परेट हुए पड़े हैं कि हमें आराम नहीं आ रहा, हमें शुरू में तो इतना आराम आया, अब बिल्कुल भी आराम नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। एक बात बताओ, शुरू में तुम्हें इतना आराम आया, अब नीचे चला गया आराम, वो इतना आराम क्यों आया? वो इतना आराम क्यों आया? जब तुम्हें गैस्ट्रो से आराम नहीं आया, किसी थेरेपी से आराम नहीं आया, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से तुम्हें यहाँ से इतना आराम क्यों आया? किया ना असर, तुम्हें आराम आया ना, वो आराम अब नहीं आ रहा है, वो फिर से आएगा भाई, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। मैं कहता रहा हूँ, जब मेरा मतलब ऐसा होता था कि एकदम से फिर सिम्टम आ जाते थे, एकदम से नीचे चला जाता था, तो मैं साइकेट्रिस्ट का दिमाग खाना शुरू कर देता था कॉल करके कि सर मुझे नहीं आ रहा है, ये फिर से ऐसा हो रहा है। तो साइकेट्रिस्ट ऐसे कहते थे कि भाई पेशेंस रखो, इतने डेस्परेट मत हो, ठीक है, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। तो जिन्हें भी ये है ना, जो अभी से निराश हो रहे हैं कि यार 1 महीना तो बहुत अच्छा चला, अब फिर से वैसा आ गया, तो भाई तुम ये सोचो वो शुरू के महीने में क्यों आया था आराम, मेडिसिन ने असर किया ना। ठीक है, अब वो उस चीज़ को बैलेंस होने में टाइम लगेगा। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, जितने भी आईबीएस से ठीक हुए उन्हें पता है अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। और जिनका मैक्सिमम क्रॉनिक हो गया, काफ़ी पुराना हो गया आईबीएस, उनमें तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो थोड़े मंथ्स बाद अप्स एंड मतलब इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, इसका मतलब समझो तुम्हारा आईबीएस काफ़ी पुराना है। ठीक है, जिन्हें इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ना कि एक बारी में ठीक हो रहा है फिर से कम हो गया, तो मतलब ये समझो कि तुम्हारा आईबीएस काफ़ी पुराना है और इसे बैलेंस में आने में टाइम लगेगा, जैसे मेरे वाले में टाइम लगा था। ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बार बोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बार बोल चुका हूँ, लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि सर अभी फिर से मतलब वो हो रहा है, 1-2 महीना तो बहुत अच्छा चला, अब फिर से कम हो गया, इतने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया। धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रख के अपना कोर्स कंप्लीट करते चलो। ठीक है, और कमेंट्स में देखो कितने लोग ठीक हो रहे हैं, जो लिख रहे हैं कि भैया आराम आ रहा है, शुरू शुरू में नहीं आया लेकिन अब आराम आ रहा है। ठीक है, तो जिनके पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें जल्दी रिलीफ लाने के लिए कोलास्पेक्स या नॉर्मेक्सिन बहुत ज़रूरी है, साथ में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ वो लो, देखो कितनी जल्दी आराम आएगा जिन्हें पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तुम ना कभी भी देखना, जितने भी हम आईबीएस वाले हैं ना, बचपन से हमारी पॉटी के पैटर्न में प्रॉब्लम तो रही है। ठीक है, मतलब जो और लोगों को नॉर्मल पॉटी आती है ना बचपन से, हमें उसका पैटर्न कुछ अलग आता है। मेरी तो अब क्या है, ऐसी बातें बोलनी, पर मेरी तो फॉर्म जैसी आती थी बचपन से ही, मतलब पानी में ऊपर तैरती थी, फॉर्म जैसी आती थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा फैट वाली पॉटी, मतलब बचपन से ही हमारी पॉटी के पैटर्न में चीज़ होते हैं। जब मैं और मेरे कज़न जाते थे ना, हम कहीं दूर घूमने या फिर गाँव चले गए, कहीं चले गए, तो वो कहते थे यार भाई तुझे तो मतलब जाते ही वहाँ पोटी आ जाती है, तू तो दिन में 3 बार पोटी कर लेता है, 3 बार फ्रेश होता है। उन्हें 3-3 दिन पोटी नहीं आती थी। और मुझे बचपन से जहाँ भी जा रहा हूँ, पहले तो वॉशरूम ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब बचपन से ही उनका पैटर्न थोड़ा हिला हुआ होता है, थोड़ा सा मतलब और लोगों से अलग होता है, जितने भी जिनमें भी जो भी आईबीएस वाले पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सिम्टम है जो मैंने नोटिस किया बहुत सारे पेशेंट्स में, इवन खुद में भी। अब बात कर लेते हैं फिशर के बारे में। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे आईबीएस से भी जो भयंकर लगता है, जो जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो लगता है फिशर से। ठीक है, मतलब आईबीएस में जो मुझे बहुत ज़्यादा रुलाया है जिस चीज़ ने, वो जो रुलाई है फिशर ने। मतलब मैं फिशर से तो इतना डरता हूँ, इतना डरता हूँ यार। मैं तो ये सोचता हूँ कि दुनिया कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, मार्स है ना, मंगल ग्रह, वहाँ पहुँच गई है, चांद पे पहुँच गई है, पता नहीं क्या क्या बन गया है, लेकिन इनसे आज तक फिशर के ऊपर ढंग का ट्रीटमेंट नहीं बना मेडिकल साइंस वालों से। ठीक है, फिशर के ऊपर इनका ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बना जिसमें ये बोलें कि हाँ बस अब 100% ठीक हो जाएगा 15 दिन में या महीने में, जैसे मर्जी। तो फिशर से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही गंदी बीमारी है फिशर, तो यार किसी को भी ना हो। ठीक है, हाँ आईबीएस भी किसी को ना हो,
लेकिन फिशर तो भगवान दूर ही रखे लोगों को फिशर से, बहुत ही गंदी चीज़ है फिशर। मतलब फिशर आपके माइंड के साथ ऐसे खेलता है ना, आप कहीं पे बैठे हो नीचे ऐसा लगेगा जैसे फायर जल रही है आपके एनल में, ठीक है, कोई गरम गरम आपके अंदर कुछ गरम चीज़ चल रही है, इतना दर्द हो रहा है, मतलब अनबियरेबल पेन हो रहा है, आप कहीं पे बैठे हो, ठीक है। तो और मतलब फिशर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको फिशर के बारे में बताता हूँ। देखो तुमने ना यार बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्हें हार्ड आती है, मोटी आती है, पोटी, लेकिन उन्हें फिर भी फिशर नहीं होता। लेकिन हम लोगों में क्यों हो जाता है? जो हम लोगों का एनल एरिया है ना, वो बचपन से टाइट है, ठीक है, इस वजह से हमें फिशर हो जाता है। क्योंकि जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनका एनल एरिया ऐसे खुलता है जब पोटी आती है और इजीली निकल जाती है। हमारा बचपन से बहुत ज़्यादा टाइट है एनल एरिया, ठीक है, जिस वजह से वो अंदर से हम अगर जोर भी लाते हैं तो इतनी ही खुलती है, इससे ज़्यादा नहीं खुलती, इतनी नहीं खुलती, हम इतना नहीं खुलता, हमारा हमारा सिर्फ इतना सा खुलता है। और फिर उसमें हार्ड पोटी होती है, फंस के यहाँ पे कट लगा देती है, यहाँ चीरा लगा देती है, ठीक है। तो फिर हमें हो जाता है फिशर, ठीक है। और अगर मैं फिशर के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो ये वही समझ सकता है जो इसमें से गुजरा है या जिसे है। जैसे देखो यार, पाइल्स की तो सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें एक क्रीम बताई थी, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, पाइल्स क्योर करके। तो पाइल्स में तो ये है कि अगर ग्रेड बढ़ गया है, ठीक है, तो तब सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है अगर ग्रेड छोटा है, ठीक है, वो अपने आप अगर बैठ रही है, ठीक हो रही है, अंदर की पाइल्स है या बाहर की, ठीक है। पाइल्स पे तो चलो इतनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो सबसे घटिया चीज़ है वो है फिशर, ठीक है। आपको फिशर हुआ और किसी रेयर केस में ना चाहते हुए, भगवान ना चाहे, वो किसी का इन्फेक्टेड हो गया तो फिस्टूला बन जाएगा, जिसे भगंदर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यार मैं मेरे को तो नहीं बतानी चाहिए, मैं ना मैं डॉक्टर हूँ, ये तो सर्जन सर्जन मतलब सर्जरी का वो है, सारा पार्ट सर्जन है जो वो उन्हें समझानी चाहिए। लेकिन वो भी डिटेल में पता नहीं क्यों नहीं समझाते हैं इस बारे में, ठीक है। तो फिशर हुआ मतलब जख्म हुआ, कट लग गया, ठीक है। अब ये चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसके ऊपर तो मतलब जितनी मर्जी डिबेट कर लो, ठीक है। ये एनल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया, तो होता क्या है, पहले तो मैं ये समझाता हूँ। अगर तुम्हें आईबीएस है, हार्ड आ रही है पोटी, बहुत ज़्यादा हार्ड आ रही है, ठीक है, तो उस केस में तुम फिशर का जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लो, फिशर ठीक नहीं होगा जब तक तुम्हें सॉफ्ट आनी शुरू नहीं होएगी। तुम कुछ भी ट्रीटमेंट करोगे, कोई भी अंदर ऑयल लगाओगे, कोकोनट ऑयल लगाओगे, कुछ भी करोगे, वो हार्ड पॉटी आएगी, वो फिर से उस फिशर को हील हो, अगर फिशर हील भी हो रहा है ना तो उसे स्क्रैच करके फाड़ के निकलेगी पॉटी, वो फिर से जख्म हरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या करना है, ठीक है। अगर देखो पहले थोड़ा समझा देता हूँ क्या होता है, जिन्हें नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही है। जैसे ये पाइप है, यहाँ से तुम्हारी पोटी निकलती है, ठीक है, उसने यहाँ पे अंदर कट मार दिया, जख्म कर दिया, तो ठीक है, जो तुम्हारा ये पोटी का ये अंदर 2-3 सेंटीमीटर है ना, इतना इतना अंदर तक, इतना इतना अंदर तक, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये यहाँ पे, उसके अंदर ना, यहाँ पे हमारे स्पिंक्टर मसल्स होते हैं, इसके अंदर स्पिंक्टर मसल्स होते हैं, इस पूरे के अंदर ना मसल का रिंग होता है, इसमें, इसके अंदर काफ़ी सारे रिंग होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे रिंग होते हैं। तो जब हमें फिशर होता है ना अंदर, तो पेन की वजह से पेन की वजह से जो अंदर के स्पिंक्टर मसल्स हैं वो ऐसे टाइट हो जाते हैं। ये बाहर है, ये ओपनिंग हमारे कंट्रोल में है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तुम अगर पॉटी का प्रेशर लगाते हो ना, तुम इसे खोल सकते हो या इसे बंद कर सकते हो, जो सबसे बाहर का एरिया है। लेकिन अंदर भी ऐसा रिंग होता है मसल्स का जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अंदर होता है वो। तो जब हमें फिशर होता है ना, तो पेन की वजह से ये एरिया ऐसे टाइट हो जाता है, ऐसे। तो जो अंदर कट लगा हुआ है ना, वहाँ पे खून, ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच रही है अंदर, यहाँ अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच रही है, क्योंकि ये चीज़ टाइट हो गई है। ये ऐसे ही टाइट रहेगी तो वहाँ ब्लड कभी नहीं पहुँचेगा और तुम्हारा फिशर कभी भी नहीं भरेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि फिशर होने पे गर्म पानी में बैठो, सिट्स बाथ में बैठो, ठीक है, गर्म पानी में बैठोगे तो ऐसे रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे ऐसे रिलैक्स हो जाएगा तुम्हारा एनल, और वहाँ खून पहुँचना शुरू हो जाएगा। लेकिन गर्म पानी में कितना देर बैठे, पूरा दिन तो नहीं बैठ सकता इंसान, और फिशर को हील होने में बहुत टाइम लगता है। जब मेरी सर्जरी हुई थी तो उसके बाद ये लगा लो कि रोज 0.5% हील होता था सिर्फ फिशर। पूरी तरह ऐसा फील करने में, एक नॉर्मल इंसान फील करने में कि अब मुझे फिशर का इतना सा भी अंदर इरिटेशन या दर्द नहीं है, 2 से 3 साल, इवन 4 साल ही लगा लो, इतना टाइम लगा।
ठीक है। तो मैंने फिशर कैसे क्रिएट किए थे, सबसे पहले तो फिशर मुझे हार्ड पॉटी से हुआ था, वो छोटा सा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब हार्ड आनी बंद ही नहीं हुई, बंद ही नहीं हुई, तो मैं पॉटी निकालने के लिए ऐसे फिंगर से पॉटी निकालता था ऐसे, और वो इसने पूरे एरिया को जख्म कर दिया था। ये चीज़ कभी भी कोई गलती से ना करे, फिंगर से ना निकाल ले, ठीक है। पॉटी चाहे अंदर कोकोनट ऑयल लगा ले या फिर आसपास के क्लिनिक हॉस्पिटल में जाके एनिमा ले ले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इतने गंदे जख्म क्रिएट कर दिए थे, मुझसे बैठना उठना इतना मुश्किल हो गया था, और वो जख्म इतने डीप हो गए थे कि यहाँ पे फिस्टूला बन गया था। यहाँ पे नीचे फिशर ऊपर फिस्टूला, ठीक है। नीचे फिशर बना हुआ है, ऊपर फिस्टूला। तो 3-4 सेटिंग्स में जाके दिल्ली में ऑपरेशन करवा के तब जाके वो ठीक हुआ। देखो फिस्टूला एक बार बन गया ना, एब्सेस बन गया, उसके बाद फिस्टूला बन गया, फिर तुम सोचोगे तुम्हारा आईबीएस ठीक हो गया, अब ये अपने आप हील हो जाएगा। नहीं, एक बार फिस्टूला बन गया ना, पस आनी शुरू हो गई, वो इन्फेक्शन बढ़ गया, तो वो सर्जरी से ही ठीक होगा, ठीक है। फिस्टूला को छोड़ो, अब आते हैं बात फिशर पे। तो फिंगर से कोई कभी ना निकाल ले, ठीक है। अगर अब तुम्हें यहाँ पे फिशर हो गया यहाँ नीचे, ठीक है, यहाँ पे फिशर हो गया, सबसे पहले काम करना है आईबीएस पे। जिस टाइम तुम्हारा आईबीएस ऐसा हो गया कि अब तुम्हें रोज नॉर्मल पॉटी आ रही है लेकिन यहाँ पे फिशर भी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या करना है। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ। एक तो सुबह और शाम गर्म पानी में बैठना शुरू कर दो, जैसे ही आईबीएस नॉर्मल पॉटी नॉर्मल आनी शुरू, मतलब आईबीएस का ट्रीटमेंट तुम्हारा अभी चल रहा है लेकिन पॉटी तुम्हें नॉर्मल आ रही है, आईबीएस बिल्कुल खत्म होने में साल लग जाएगा, ठीक है, साल या 1.5 साल जो भी तुम्हें लगेगा, उसे छोड़ो, वो ट्रीटमेंट तुम्हारा साथ में चल रहा है। अब तुमने क्या करना है कि गर्म पानी में सुबह शाम बैठना शुरू करो, ठीक है। और पहले तो पाइल्स की मैंने क्रीम बताई थी तुम्हें, पाइल्स क्योर, वो सिर्फ आराम देने के लिए है कि तुम्हें अच्छा सा लगे, उससे कुछ होगा नहीं। अब बता रहा हूँ फिशर हील करने के लिए क्या करना है। तो क्रीम आती है क्रेमा जेल, क्रेमा जेल, CREMAGEL, नॉर्मल वाली लेनी है, क्रेमा जेल में कहीं आती है वो नहीं, सिर्फ क्रेमा जेल, ठीक है। उसमें डिल्टियाजम करके होता है, डिल्टियाजम हाइड्रोक्लोराइड होता है, ठीक है। बताता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जो भी मैंने सर्च की थी, जो भी मेरे को ट्रीटमेंट मिले थे वो बताता हूँ। एक GTN होता है, ठीक है, ग्लिसरीन नाइट्रेट करके होता है, वो इंडिया में बहुत ही रेयर, नहीं है अवेलेबल, ठीक है। वो क्रीम होती है, बताता हूँ इनसे क्या होता है। उससे क्या होता है, लोगों में वो ब्लड प्रेशर हिला देती है थोड़ा सा, तो सिर दर्द, लोगों में सिर दर्द शुरू रहता है तो लोग उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते मैक्सिमम लोग, तो उसका अल्टरनेट है डिल्टियाजम क्रेमाजेल। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई सिर दर्द नहीं होगा। ये एनल का एरिया है ना यहाँ पे, तो जो क्रेमाजेल है डिल्टियाजम, सुबह शाम गर्म पानी में बैठ रहे हो, वो तो करना ही है, काफ़ी बड़ी तपस्या है इसे ठीक करना, फिशर को, ठीक है। तो गर्म पानी में बैठे, उसके बाद थोड़ा एनल एरिया सूखने दो, सुबह उठते ही क्रीम लेनी है, डिल्टियाजम है, जो डिल्टियाजम सॉल्ट है, कोई सोच रहा हो कि ये कभी क्रीमा जेल बोल रहा है कभी डिल्टियाजम बोल रहा है, डिल्टियाजम सॉल्ट है उसके अंदर, उसकी उस सॉल्ट से वो बनी हुई है। क्रीम का नाम है क्रीमा जेल, कंपनी का नाम है क्रीमा जेल। उसे लिया क्रीम को, और उसे अंदर तक, मतलब कम से कम इतनी अंदर तक अच्छे से क्रीम लगानी है, वो ये वाली इतने अंदर तक, कम से कम जो हमारे स्पिंक्टर मसल्स होते हैं ना, वो कम से कम इतने 2-3 सेंटीमीटर तक अंदर होते हैं। तुम कभी भी देखना इसके, ये जो है ना तुम्हारा एनल एरिया है, ये है, अरे यहाँ हो जा, एनल एरिया है, इसमें सिर्फ इतना, इतने कुछ 2-3 सेंटीमीटर तक ही पेन पेन की सिग्नल्स हैं, पेन के नर्व्स हैं। उसके अंदर तुम्हें कट लगे, अंदर पाइल्स हो जाए, अंदरूनी इंटरनल पाइल्स हो जाए, उसमें से खून आता रहेगा पर उसमें दर्द नहीं होएगा। जो एनल का ये शुरू का कुछ इंच का, 1 इंच का, मतलब 1-2 इंच का जो एरिया है ना, सिर्फ यहाँ फिशर बनता है, ठीक है। क्योंकि ये टाइट होता है एरिया, इसके अंदर मसल्स होते हैं, इसके अंदर रिंग होते हैं जो हमें दिखते नहीं काफ़ी सारे इसके अंदर, ठीक है। ये जैसे ये है ना, यहाँ साइडों में यहाँ पे अंदर रिंग्स होते हैं, वो दिखते नहीं है, वो ऐसे टाइट हो जाते हैं अंदर से, वो हमारे माइंड के कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्रीम लगानी है कम से कम इतनी, डिल्टियाजम जो क्रीमा जेल है, इतनी अंदर तक लगानी है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका एनल ना बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, मतलब जो टाइट है ना वो बिल्कुल लूज हो जाएगा, और वो हील होना शुरू हो जाएगा, वो जख्म भरना शुरू हो जाएगा। वो ये क्रीम अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लगानी है, कम से कम दिन में 3 बार। सुबह गर्म पानी में बैठने के बाद, सुबह सुबह पॉटी कर, सुबह उठ के फ्रेश हुए, पॉटी करी, गर्म पानी में बैठे, उसके बाद ये क्रीमा जेल लगा ली, ठीक है। फिर दोपहर को लगा ली 2 बजे के आसपास नीचे, ठीक है। फिर रात को सोने से पहले गर्म पानी में बैठो, फ्रेश हो, पॉटी करनी है, उसके बाद गर्म पानी में बैठो, फिर थोड़ा नीचे एनल एरिया ड्राई होने के बाद
सोने से पहले तो हर हाल में लगानी है क्रीमा जेल, हर हाल में, ठीक है, क्रीमा जेल लगाओ। आप देखना मैक्सिमम केसेस में जिनका एनल एरिया बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, तो मैक्सिमम केसेस में इसी से हील हो जाएगा आपका फिशर, ठीक है। कम से कम लगेंगे 3 महीने, किसी में हो सकता है 2 महीने में हो जाए, पर कम से कम 3 महीने, कईयों में 4-5 महीने भी लग जाते हैं पूरी तरह उसे भरने में। उसके ऊपर है कि जख्म कितना बड़ा है फिशर का, ठीक है। अब जिनका बहुत ही ज़्यादा टाइट एरिया है, क्रेमा जेल तुमने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लगा ली, उसके बाद भी वो पूरी तरह नहीं हील हो रहा है, ठीक है। और फिशर में क्या होता है, ठीक है, क्या क्या फील होता है, ये हर कोई नहीं समझ सकता, जिसे फिशर है वही समझ सकता है। तुम कहीं पे लेटे हो तो तुम्हारा एनल अपने आप ऐसे हो रहा है, अपने आप ऐसे हो रहा है, अपने आप ऐसे हो रहा है, कभी टाइट हो रहा है, कभी लूज हो रहा है, पेन की वजह से, वहाँ जख्म है उस वजह से, ठीक है। अंदर ऐसे ऐसे, मतलब क्या समझाऊं, ऐसी लहर जा रही है, वो तुम्हारे अंदर के रिंग है ना जो दिख नहीं रहे हैं, वो कभी टाइट हो रहे हैं, कभी लूज हो रहे हैं, बस वही उसी वजह से वो तुम्हारे फिशर को भरने नहीं देते, क्योंकि वो एक जगह स्टेबल ही नहीं है, लूज नहीं है। वो कभी टाइट हो रहे हैं, कभी लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, कभी लूज हो रहे हैं, जो अंदर का स्पिंक्टर मसल है, ठीक है। अब मैं कैसे समझाऊँ क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरी तो सर्जरी हुई थी ना, तो मैं बता सकता हूँ। जैसे ये ओपनिंग है ना, यहाँ से पोटी निकलती है, ये चीज़ तुम्हें दिख रही है, यहाँ पे अंदर, यहाँ अंदर वो मसल्स होते हैं, यहाँ अंदर वो दिखते नहीं है, ठीक है, स्किन के अंदर होते हैं, वो कभी टाइट हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं, और कभी फिर ऐसे क्रैम्प जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। मतलब इंसान पागल हो जाता है जब एनल में क्रैम्प्स होते रहते हैं ना, लगातार क्रैम्प्स होते हैं, दर्द रहता है हमेशा, जलन रहती है, बर्निंग रहती है, मेंटली बहुत इंसान, मतलब यहाँ बैठा है लेकिन इंसान की सोच अपने एनल पे ही है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिशर है, वो दुनिया से कट जाता है। एक तो आईबीएस, ऊपर से ये फिशर, तो मतलब बहुत ही, मतलब नेक्स्ट लेवल, लास्ट लेवल लगता है मुझे ये, मतलब स्ट्रेस का जो ये होता है फिशर वालों को, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, तो अब तुमने 3-4 महीने वो कर लिया, मैं तो यार ऑफिस से निकलते ही ना घर पे फ़ोन कर देता था कि गीज़र ऑन कर दो, मैंने आते गर्म पानी में, सिर्फ बात, गर्म पानी में बैठना है, मुझे पेन हो रही है, ठीक है। तो रोज़ का बस यही, गर्म पानी में बैठते रहो, ठीक है। हाँ, तो अब देखो हम कहाँ पर, कहाँ, मतलब क्या बता रहा हूँ तुम्हें, एक बार पॉटी ठीक आनी शुरू हुई, उसके बाद गर्म पानी में बैठ रहे हो, क्रीमा जेल लगा रहे हो, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने क्रीमा जेल लगाई, अगर बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हील हो रहा है, तो एक होता है इसका इलाज, बोटॉक्स, बोटॉक्स इंजेक्शन, बोटोलियम टॉक्सिन करके, वो जो होता है उसमें सॉल्ट होता है इंजेक्शन में, बोटॉक्स, वो ऐसे हर जगह अवेलेबल नहीं होता, जो सर्जन होते हैं वही कर सकते हैं, और उसमें भी वही सर्जन करते हैं जिन्हें उसकी नॉलेज होती है, बोटॉक्स की, बोटोलियम की, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, तुम्हें लेटाएंगे, तुम्हें एनेस्थीसिया दिया जाएगा, यहाँ पे चारों तरफ इंजेक्शन लगा देंगे, अंदर सुई घुसा के, यहाँ ना एनल में, यहाँ सुई घुसा के, यहाँ घुसा के, यहाँ चारों तरफ वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। बोटॉक्स इंजेक्शन बोलते हैं उन्हें, बोटोलियम टॉक्सिन, ठीक है। जो यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं लगाते यहाँ पे रिंकल्स को कम करने के लिए, ठीक है, ये कॉस्मेटिक में लड़कियां भी लगवाती हैं, ठीक है, वो तुम्हारे एनल में लगाया जाता है। उससे क्या होता है, जो तुम्हारे अंदर का मसल है ना, जो टाइट हुआ पड़ा है ऐसे, जो तुम्हारे जख्म को हील नहीं होने दे रहा है, फिशर को हील नहीं होने दे रहा है, उसे वो पैरालाइज कर देता है, मतलब उसे लूज कर देता है ऐसे, क्योंकि उसमें टॉक्सिन होता है, बोटोलियम टॉक्सिन होता है। तो वो क्या करता है, तुम्हारे जो अंदर का स्पिंक्टर मसल है ना, जो तुम्हारा एनल अंदर से टाइट हुआ पड़ा है, उसे ऐसे लूज कर देता है 2-3 महीने के लिए। तो 2-3 महीने तुम्हारा एनल ऐसे लूज रहेगा, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया लूज रहेगा, और वो हील होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो तुम्हारा एनल पैरालाइज हो जाता है एक तरह से, वो अंदर का, ठीक है। तो बिल्कुल ढीला रहेगा, लूज रहेगा, और वहाँ जैसे ही वो लूज होएगा, ये ऐसे टाइट नहीं रहेगा, तो यहाँ जो जख्म हुआ है वहाँ पे खून पहुँचना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो पहुँचना शुरू हो जाएगा, और वो हील होना शुरू हो जाएगा। कोई डॉक्टर इस वीडियो को देखेगा ना, तो मुझे कहेगा कि साला क्या खुद को डॉक्टर बन रहा है। डॉक्टर नहीं बन रहा हूँ, जो भी मतलब मेरे को पता है, जो जो मैंने समझा है, जो जो मुझे डॉक्टर्स ने समझाया, इतनी दूर जाके धक्के खाए, जो मुझे पता चला, जैसे चीज़ें होती है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी डॉक्टर देख रहा है वहाँ से ना, तो ठीक है, तो तुमने बोटोलियम लगाया, तो 2-3 महीने तक ये पैरालाइज रहेगा, उसके बाद ये उतना टाइम बहुत होता है कि ढंग से आपका फिशर हील हो जाए। लेकिन उसके बाद भी फिशर हील नहीं हो रहा है, तो हो सकता है डॉक्टर क्या करें, एक बार और लगाएं, कि जो वो बोटोलियम को, उस इंजेक्शन को, कि 2-3 महीने और मिल जाएंगे, फिर आपका एनल फिर से लूज हो जाएगा, ठीक है, 2-3 महीने के लिए, और फिर वो पूरी तरह हील हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक के तो ये लाइन के ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब 70-80% लोग इससे ठीक हो जाते हैं अच्छे से, उनका फिशर गायब हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अभी भी फिशर अगर ठीक नहीं हो रहा है, फिशर यार मतलब इतनी जिद्दी और इतनी गंदी बीमारी है, मैं तुम्हें जिन्हें है उन्हें पता होगा, ठीक है। तो अब आते हैं इससे अगले उस पे ट्रीटमेंट पे। अभी भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा फिशर है, अब वो जख्म ऐसा बन गया है कि वो जगह हार्ड हो गई है, उस जख्म की वजह से वहाँ स्किन हार्ड हो गई है, मोटी हो गई है, तो डॉक्टर एक ना फिशरेक्टोमी सर्जरी होती है, उसमें पता क्या करते हैं, जो फिशर है ना उसे लेज़र से क्लीन करके निकाल लेंगे, जो जख्म है उसे क्लीन करके निकाल देंगे ताकि वो सॉफ्ट स्किन आ जाए। और फिर बोटोलियम का इंजेक्शन तुम्हें जब सर्जरी के टाइम ही दे देंगे, उस स्किन को निकाल लेंगे, तो वहाँ पे फ्रेश जख्म बनाएंगे उसे साफ करके, उस जो खराब चमड़ी है, जो खराब स्किन हो चुकी है जख्म की वजह से, उसे निकाल देंगे वहाँ से साफ करके, और बोटोलियम के इंजेक्शन तुम्हारे एनल में दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो फ्रेश जख्म होता है ना वो जल्दी भरता है, तो वो जल्दी भरना शुरू हो जाएगा, और 2-3 महीने तुम्हारा एनल बिल्कुल लूज रहेगा बोटोलियम की वजह से, और तुम्हारा फेशियल गायब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें फिर भी बोलेंगे कि साथ में सिट्स बाथ लेते रहो, मतलब गर्म पानी में बैठते रहो ताकि पेन में रिलीफ रहे सर्जरी के बाद, ठीक है। अभी भी अगर नहीं रिलीफ होता, बहुत रेयर केसेस में, ठीक है, तो सबसे इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो इलाज है, उससे ऊपर फिर कुछ भी नहीं है, वो इसका लास्ट इलाज है फिशर का। वो क्या है, ये है, यहाँ तुम्हें कट लगा हुआ है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, अंदर से ना तुम्हारा जो इंटरनल स्पिंक्टर मसल है, अगर वो मसल इतना चौड़ा है ना, उसमें से कुछ पार्ट काट देंगे इसके अंदर से, ठीक है। यहाँ से उन मतलब ब्लेड डाल के, जो तुम्हारे एनल के यहाँ पे स्पिंक्टर मसल है जो अंदर कंट्रोल करता है तुम्हारे पॉटी वाले रास्ते को, ठीक है, उसे परमानेंटली काट देंगे। फिर ये परमानेंटली लूज हो जाएगा, तुम्हारा जो पॉटी का रास्ता जो बचपन से टाइट है वो खुला हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस केस में तो तुम्हारा 98% फिशर भर ही जाएगा, इससे ऊपर फिर फिशर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये लास्ट ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट तभी लेना है अगर कोई और ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाली सर्जरी अगर किसी का फिशर बहुत ज़्यादा जिद्दी है, नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, ये सर्जरी उसी डॉक्टर से करवानी है जो इसका एक्सपर्ट है, जो रेक्टल का मतलब कोलोरेक्टल सर्जन है, जो एनल का ही सर्जन है, उसी से कराएं जो एक्सपर्ट सर्जन है। क्योंकि अगर ये स्पिंक्टर है जो अंदर का मसल है ज़्यादा काट दिया गलती से, तो परमानेंटली आपका ये लूज हो जाएगा, हो सकता है आपकी पॉटी भी कंट्रोल ना हो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। आपकी पॉटी भी कंट्रोल ना हो, अपने आप ही पॉटी लीक होनी शुरू हो जाए, क्योंकि आपका एनल एरिया परमानेंट खुल गया, वो स्पिंक्टर मसल ज़्यादा कट गया। और अगर स्पिंक्टर मसल कम कटा है तो वो हील नहीं होगा आपका फिशर, वो परफेक्ट कटना चाहिए एनल स्पिंक्टर, ठीक है। तो अगर वो एनल स्पिंक्टर काटें और साथ में बोटॉक्स का इंजेक्शन भी दे दें, तो बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, करते हैं बहुत सारे डॉक्टर, ठीक है। तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। तो मतलब ये आपकी काम करवाएं अगर ये वाली सर्जरी, ठीक है, जिसे लेटरल इंटरनल स्पिंक्ट्रोटमी कहते हैं, LIS सर्जरी कहते हैं, फिशर की सबसे बेस्ट सर्जरी होती है, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम डॉक्टर इस काम में महारत ही होते हैं, जो कोलोरेक्टल डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो किसी लोकल छोटे मोटे डॉक्टर पे मत जाएं, अच्छे डॉक्टर पे, अच्छे सर्जन से ही ये वाली सर्जरी करवाएं जिसका फिशर नहीं ठीक हो रहा है, LIS वाली, ठीक है। और डॉक्टर से बैठ के पूरा डिस्कस करें पहले क्लिनिक में कि मुझे ये वाली सर्जरी अगर आप कर रहे हो इसका कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और हाँ, मैक्सिमम केसेस में ये जो LIS वाली सर्जरी होती है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में जो आपके स्टूल को, पॉटी को कंट्रोल करने की पावर है फिर से वापस आ जाती है, उसे कटने के बाद भी, ठीक है, वो पावर वापस आ जाती है, आपका एनल फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो, मतलब ये लगा लो कि 2-3% चांसेस होते हैं कि किसी की गलती सर्जरी हो जाए, अच्छे डॉक्टर से ना करवाए, और उस स्पिंक्टर मसल जो अंदर की है, जो कंट्रोल करती है अंदर वाली पाइप को, हमारी पोटी वाली को, वो ज़्यादा कट जाए और ये फिर परमानेंट इतना लूज हो जाए कि फिर इसमें से पोटी हमारे कंट्रोल में ही ना हो, हम इसे ऐसे बंद ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी मर्जी से, और वो निकली जा रही है पोटी, ठीक है। तो इसलिए अच्छे डॉक्टर से, अच्छे हॉस्पिटल में से ये करवाएं, ठीक है। तो आपको बता दिया, सबसे पहले सिर्फ बात लेनी है, फिर क्रीमा जेल लेनी है, लगानी है ऑइंटमेंट जो भी ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो ऐसा डॉक्टर ढूंढना है कॉलन का जो बोटॉक्स देता है, बोटोलियम देता है। उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिशरेक्टोमी करवा लो, LIS मत करवाओ, जिसमें वो जख्म को काटेंगे, वहाँ से निकालेंगे और तुम्हें बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा देंगे सर्जरी में, तो तुम्हारा नई फ्रेश वूंड बन जाएगी, नया जख्म बनेगा और वो जल्दी हील हो जाएगा।
फिर भी नहीं हो रहा तो LIS वाला बिल्कुल लास्ट में है, वो सबसे लास्ट में है। LIS वाली सर्जरी वो बहुत ही कम केसेस में ज़रूरत होती है, वो सबसे लास्ट में है। ठीक है। मैं जो पैदा हुआ था, मैं बहुत, मेरा जो मतलब सबसे पहले जब मैंने एनल वाले डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने यही बोला था, आपका तो एनल एरिया बहुत टाइट है, आपका तो पॉटी का रास्ता बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है। तो मेरे केस में तो फिस्टूला भी बन गया था, तो लास्ट में LIS वाली सर्जरी मैंने करवाई ली थी, और बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाई थी। ठीक है। वो बात अलग है पूरी तरह नॉर्मल होने में, कि मेरे को बैठने में जरा से भी सेंसेशन नहीं हो रही, जलन नहीं हो रही, इचिंग नहीं हो रही। ठीक है। अंदर करंट नहीं बज रहे। ठीक है। अंदर स्पैज़म नहीं हो रहे। पूरी तरह नॉर्मल होने में 2 3 4 साल लग गए। तुम सोचो ना, फिशर का ऑपरेशन कराओगे 1 महीने में हील हो जाएगा। ठीक है। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। हाँ, तुम्हारा जख्म बढ़ जाएगा, तुम्हारा एनल का जख्म भर जाएगा, तुम्हें ऐसे बर्निंग नहीं होगी। लेकिन कभी हार्ड सरफेस पे बैठे हो ना, कहीं हार्ड जगह पे बैठे हो, तो अंदर सेंसेशन होंगी जब तक वो जख्म अच्छी तरह नहीं भरेगा। तुम यही देखो यार, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ सर्जरी हो जाए या जख्म हो जाए, जब वो भर भी जाता है ना, तुम 2 साल बाद भी उसे दबाओगे तो यहाँ दर्द होएगा। ठीक है। यहाँ पे मान लो कट गया, तुम्हारे यहाँ टांके लगे हैं, तो कच्चा रहता है, तुम 2 साल बाद भी उसे दबाओगे ना, तो उसे दर्द रहेगा। उसे धीरे धीरे जाने में बहुत टाइम लगता है, उसे बिल्कुल पक्का होने में, मजबूत होने में बहुत टाइम लगता है। और जो हमारा एनल का एरिया है, वो तो ऐसा है, हर टाइम उस पर हम बैठे होते हैं, तो अंदर जरा सा भी अगर वो कच्चा जख्म है ना, बाहर से चाहे भर गया है, अंदर से अगर जरा सा भी कच्चा है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, दबेगा, तो दर्द जलन होगी ही। ठीक है। उस चीज़ को बिल्कुल पक्का होने में, बिल्कुल ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो ये जो बोटॉक्स वगैरह है या क्रेमा जेल है, ठीक है, बाहर से जख्म जल्दी भर जाएगा, अंदर से मजबूत स्किन आने में, बिल्कुल पक्का होने में उसे टाइम लगता है। क्योंकि मेरा तो यार फिशर काफ़ी गहरा था। ठीक है। और फिशर इतनी गंदी प्रॉब्लम इसलिए है कि तुम खुद देखो यार, तुम्हारा जो एनल का एरिया है या जो आगे का जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पे जरा सा भी कुछ हो जाए, ज़रा से भी पेन भी लग जाए, कितना दर्द होता है। ठीक है। ये हमारे जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, नीचे के जेनिटल एरियाज़ हैं, कितने सेंसिटिव होते हैं, इसमें ज़रा सा कुछ लग जाए कितना दर्द होता है। तो तुम सोचो, ऐसे सेंसिटिव एरिया में इतना बड़ा अंदर जख्म है, जिसमें जो पूरा पूरा कट लगा हुआ है, पूरा चीरा लगा हुआ है हार्ड पॉटी की वजह से, वहाँ कितनी तकलीफ होती होगी। फिर उसमें से पॉटी निकलनी है हर रोज़, उसमें टच होके, रोज़ की प्रॉब्लम है। फिर उस पर बैठना है कुर्सी के ऊपर, तो कितना दर्द। और फिर वो अंदर स्पैज़म होते रहते हैं, ऐसे ऐसे जो अंदर का मसल है स्पिंक्टर, वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे खुलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिर्फ फिशर वाले ही समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो फिशर बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी लगती है मुझे, तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर लगती है। ठीक है। तो ये लाइन, ये ट्रीटमेंट है। ये समझ लो, मैं कुछ ही एक्सपीरियंस समझा पा रहा हूँ फिशर का। फिशर में बहुत चीज़ें परेशान कर दिया नीचे, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि कोई बता भी नहीं सकता। ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, फिशर और यूरिन बिल्कुल कनेक्टेड है, सेंसेशंस जो भी होंगी। ठीक है। फिशर की वजह से बार बार यूरिन आएगा। जैसे फिशर है ना, पीछे एनल के, मतलब एनल का और जो तुम्हारा आगे जो यूरिन वाला एरिया है ना, वो पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है। पीछे फिशर में पेन होएगा तो उससे बार बार यूरिन आएगा। ठीक है। पीछे फिशर में पेन है तो तुम्हें यूरिन भी ऐसा आएगा कि तुम्हें लग के आ रहा है, जल रहा है यूरिन। ठीक है। पर वो पीछे फिशर में से ही तुम्हारी नर्व्स आगे जा रही हैं। ठीक है। तो जब मेरे फिशर में जब हार्ड पॉटी लग के आती थी ना, तो जो आगे मेरा यूरिन वाला एरिया, वहाँ करंट बजते थे। मैं सोचता था फिशर फिशर मुझे पीछे या पॉटी वहाँ लग रही है तो आगे करंट क्यों बज रहे हैं। वो अंदर से नसें जुड़ी हुई हैं यार, सारी नसें जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो और जब भी किसी की, अगर भगवान ना करे, अगर सर्जरी करवानी ही पड़ती है फिशर की, तो जब आप सर्जरी करवा के आते हो, नए नए आते हो घर पे, तो कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, अगर डॉक्टर भी बोले कि अभी तुम सर्जरी करवा के आए हो, अब रोज़ कोकोनट ऑयल की गोली नीचे लगाया करो, कच्चे जख्म में मत लगाना, कभी पूरी रात सो नहीं पाओगे। अगर बिल्कुल कच्चा जख्म है नीचे, अभी सर्जरी हुई है, ठीक है, और तुम नीचे कोकोनट की गोली लगा रहे हो, तो भाई वो कोकोनट इतना तगड़ा करंट देता है आगे आपके पेनस में, जो भी पेनस होता है, ठीक है, जो भी आगे यूरिन वाला पार्ट है, आप पूरी रात सो ही नहीं पाओगे, करंट जाएंगे पूरे उसमें। क्योंकि कच्चे जख्म में आप केमिकल लगाओगे या फिर ये ऑयल लगाओगे ना ऐसा, तो पूरा रिएक्ट करता है। ठीक है। पूरे पैर में झंझनाहट आ गई आपको, मतलब करंट बजेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो कम से कम 1 2 हफ्ता तो कुछ ना लगाएं, उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लगाओ, चाहे डॉक्टर ने जो ऑइंटमेंट बताई है वो लगाओ। ठीक है। जब मुझे IBS और फिशर दोनों थे ना,
तो तुम सोचोगे मैं इतना पागल हो गया था, इतना पागल हो गया था कि तुम्हें क्या बताऊं। जैसे मैं पॉटी करता था ना, तो सूखी म्यूकस वाली हार्ड पॉटी काले रंग की निकलती थी, बिल्कुल हार्ड। अब मैं क्या बोलूँ, कई बार तो किसी चीज़ से उठा भी लेता था पोटी, ठीक है, और उसकी फ़ोटो क्लिक करता था, ठीक है। वो फ़ोटो लाके भाई को दिखाता था अपने फ़ोन में। पहले तो वो कहता था यार तू क्या दिखा रहा है, पागल है, ये क्या है। लेकिन उसे नहीं पता मैं किस मेंटल स्टेट में था। तो मैं उसे कहता था कि यार क्या तेरी भी ऐसी आती है, या तू बता सकता है ये क्या है, किस वजह से ऐसी आ रही है, अजीबो गरीब ये आ रही है वो आ रही है, ठीक है। तो वो कहता था नहीं यार ऐसी, मतलब इतनी सूखी इतनी म्यूकस वाली ये ऐसी गंदी पोटी तो मुझे आती नहीं। तो मैं मतलब इस लेवल तक का पागलपन की फ़ोटो खींच के उसे दिखा रहा हूँ कि भाई तू ही बता दे, तेरे को कभी लाइफ में ऐसी आई है, या इसका इलाज क्या है, कैसे ठीक हो सकती है, ठीक है। वो भी कहता था कि नहीं भाई ऐसी तो नहीं आई है, तू पानी कम पीता होगा। यही बोलते हैं सारे, यार तू पानी कम पीता होगा, तू एक्सरसाइज नहीं करता, तू पानी, तू बाहर का तो नहीं खाता कहीं ज़्यादा, ये वो, मतलब इससे ज़्यादा कहाँ चल सकता है दिमाग। लोगों का दिमाग यहीं तक चल सकता है अगर सूखी और म्यूकस वाली पोटी आ रही है कि यार तू तो पानी कम पीता होगा, या तू खाना अच्छा नहीं खा रहा है, तो इसी वजह से तेरे को ये सब आ रही है। लेकिन इसका रूट कहाँ छुपा है, इसकी जड़ कहाँ छुपी है, ये क्या चीज़ है, बहुत मुश्किल से धक्के खा के, बहुत रिसर्च कर करके, बहुत जगह पैसा वेस्ट करके तब समझ आया, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूब तो मेरे लिए भगवान है, और शायद आपके लिए भी भगवान होगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ही ट्रीटमेंट मिला, यूट्यूब पे ही पता चला कि ये क्या चीज़ है, कैसे ठीक होगी। तो इसीलिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि इसके ज़रिए हेल्प हो जाए आप सबकी, ठीक है। तो बाकी वीडियोस यार बहुत लंबी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो फिर कभी मैं तुम्हें और बताऊंगा अगर कुछ भी पायल फिशर से रिलेटेड है। इसमें मैंने थोड़ा सा तुम्हें ये बताना था, और जो जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं तुम्हें बता रहा था, ठीक है। तो आप सब ट्रीटमेंट लेते रहो, सब ठीक हो जाओ। नेगेटिव कमेंट्स को छोड़ के पॉजिटिव कमेंट्स नीचे देखो, और एक दूसरे की हेल्प करो, जो जो ठीक हो रहा है कैसे ठीक हो रहा है। साइकेट्रिस्ट से जुड़े रहो, साइकेट्रिस्ट को टाइम टू टाइम बताते रहो, उन्हें कॉल कर करके बताते रहो, ठीक है। और काउंसलिंग, ये सारी वीडियोस काउंसलिंग ही है, इससे ज़्यादा काउंसलिंग क्या होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा काउंसलिंग क्या होगी। तो काउंसलिंग तुम्हें मिल रही है वीडियोस के ज़रिए, ट्रीटमेंट मिल रहा है, साइकेट्रिस्ट तुम्हें अच्छे से अच्छे बता दिए हैं, तो अपना ट्रीटमेंट लेते रहो, ठीक हो जाओ। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद।